हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। आज के इस वीडियो सेशन में जो है हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेंस का क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हों या आप जो है स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हों या जो है अगर आप ऐसे कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें मेंस है और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो उसके लिए बेसिक जो है इम्पोर्टेंस तो होना ही है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है उसको हम जो है हर वीडियो में एक-एक करके हम डिस्कस करेंगे, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और यदि जो है आप लॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी छात्रों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो देखो क्या ये क्वेश्चन ये है कि संविधान की विशेषताओं का जो है आलोचनात्मक जो है टिप्पणी करिए। तो यहाँ पे एक तरीका ये हो गया, या संविधान की विशेषताओं का उल्लेख करिए, ठीक है। या ये भी कह सकता है कि संविधान की क्या विशेषता है, क्या संविधान जो है संविधान को जो वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। मतलब इस तरह से जो है कई बार देखा गया है क्वेश्चन को। अगर आप प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो आप देखे होंगे कि विशेषताओं से रिलेटेड, यानी कि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन कंप्लीट जो है पूछा जाता है और बहुत ही इसको आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जब भी हम लोग क्वेश्चन लिखें, ट्राई करें, ठीक है, कई लोग कहते हैं कि जो है प्री हो जाने के बाद जो है मेंस जो है वो लिखेंगे या उसका जो है वो ट्राई करेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको जो है पहले से ही इसकी प्रयास करनी चाहिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। कुछ भी हो, मतलब आप एक बार जो है आप पूरी बुक पढ़ लें, उसके बाद जो उसको लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। तो लिखेंगे क्वेश्चन, मान लीजिए हम एक चैप्टर पढ़ें, ठीक है, सपोज कर लो पहला चैप्टर हमने पढ़ा, तो जब पहला चैप्टर पढ़ा तो हम पूरा छान मारें कि हर स्टेट के मेंस के जो पेपर हैं उनमें जो पहले चैप्टर से जो है कोई क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर वो पहले चैप्टर में कोई क्वेश्चन है तो उसको कलेक्ट कर लें, आप पढ़ें बुक और उसको जो है उस क्वेश्चन को जो है लिखने की कोशिश करें। तो इससे जो है आपको एक जो है पता लगेगा कि आप कितना जो है उसमें आपने तैयारी किया है, किस तरह से जो उसको वो किया है, ठीक है। तो बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो जब भी संविधान की विशेषताओं की बात करते हैं तो संविधान जो है कहा गया है कि एक जो है बहुत सारे नियमों का जो एक अनोखा मिश्रण है, ठीक है। और हमारा जो भारतीय संविधान है जो है कई देशों के संविधान की जो अच्छी-अच्छी बातें हैं, उसके बाद जो है कुछ भारतीय शासन, कुछ क्या अधिकतर भारतीय शासन अधिनियम 1935 की जो प्रावधान वगैरह हैं, उनसे लेकर के जो एक बड़ा ही जो है अनोखे ढंग से इसको तैयार किया गया है। तो इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो अनेकों विशेषताएँ हैं, ठीक है। तो वही जो है उन्हीं विशेषताओं में जो हम करीब 10 से 15 टॉपिक या 15 विशेषताएँ हम देखेंगे आज के इस वीडियो सेशन में, जो आपको कहीं न कहीं जो है जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसको जो है आपको आंसर राइटिंग करने में जो है बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। सबसे पहली विशेषता ये है कि विशालकाय संविधान, ठीक है। आप सबको पता है कि इंडिया का, यानी कि अपने भारत देश का जो है बाकी अन्य देशों की जो संविधान है उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब विशालतम रूप है, ठीक है। तो आप उस पे लिख सकते हैं। पहले मैं काउंटिंग करा देता हूँ कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद एक-एक को जो है हम डिटेल जो है चर्चा करेंगे। पहली बात तो एक है विशालकाय संविधान, यानी कि सबसे लंबा लिखित संविधान है। दूसरा जो है आप सबको पता है कि जो है कुछ जैसे प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये सब वर्ड वगैरह जो है कुछ जोड़े गए हैं अलग से 42 जो या 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो है ये सारे टर्म जोड़े गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये भी एक तरह का जो है उसकी विशेषता है कि जिनमें जो है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य की स्थापना की बात करता है भारतीय संविधान, ठीक है। तो पहला हो गया कि वो उसकी विस्तृत रूप है, विशालकाय संविधान है। दूसरी बात जो है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की या स्थापना करने की बात करता है। उसके बाद जो हमारा
जो संविधान है उसका जो है वो संसदीय रूप है। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। उसके बाद मूल अधिकारों की बात किया गया, फंडामेंटल राइट्स की बात किया गया। सबको पता है फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हैं। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको कहते हैं शॉर्ट में डीपीएसपी, या हिंदी में से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, ये बाध्यकारी तो नहीं होता है, लेकिन राज्य का ये कर्तव्य है कि उसका जो है वो पालन कराए। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए हैं। ठीक है, उन मौलिक कर्तव्य, ये भी एक तरह का जो है एक अनोखा जो है समावेश है। फिर उसके बाद केंद्रोन्मुख संविधान की बात कही गई है। फिर एक और इसकी विशेषता है नम्यता और अनम्यता का, यानी कि फ्लैक्स, न तो हमारी संविधान बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल है और नहीं तो जो है बहुत ज़्यादा वो रिजिड है। ठीक है, तो दोनों के बीच में कुछ पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल है, तो कुछ पॉइंट पे बहुत ज़्यादा जो है रिजिड है। अभी हम देखेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। तो उसी सिलसिले में जो है स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की है, वयस्क जो है मताधिकार की व्यवस्था की गई है, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, एकल नागरिकता हमारे पास है। ठीक है, हम लोग को सिंगल सिटीजनशिप की बात की। आपको पता है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के जो है 11 तक दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद नागरिकों के मूल कर्तव्य तो मैंने बता ही दिया है। फिर जुडिशियल रिव्यू की बात करी गई है। कहाँ पे जुडिशियल रिव्यू, तो इसकी बात जो है आर्टिकल 13 में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। और जो है जुडिशियल रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 को लेकर के, और उसके बाद जो है अगर राज्य में हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत जो है वो किसी भी अगर कोई मान लीजिए कि अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ऐसा मामला सुनाया है या जिससे जो है या कोई फंडामेंटल राइट का किसी का वायलेशन हो रहा है, तो वो उस बिंदु को लेकर के जो वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ठीक है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की स्थापना की गई है। विभिन्न स्रोतों से विहित जो है हमारा संविधान है, यानी कि कई देशों से भी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें जो हैं संविधान में समावेशित की गई हैं। स्वतंत्र निकाय की बात करते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट जो है सिस्टम है, सोसाइटी हैं, उनकी बात की गई है। इन सभी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो हमारा एसेंशियल्स है इसका, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है सबसे बड़ा, सबसे लंबा लिखित संविधान। देखो, जो संविधान है उसको दो वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक तो लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। ठीक है, लिखित संविधान की अगर हम बात करते हैं तो लिखित संविधान जो है अमेरिका के पास है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जबकि अलिखित संविधान का एक सबसे बड़ा जो है अच्छा उदाहरण जो है ब्रिटेन है। ठीक है, वहाँ पे जो है अलिखित संविधान है। ठीक है, तो ये याद रखना कि कहाँ पे लिखित है और कहाँ पे अलिखित है। ठीक है, एक जो है जूरिस्ट हैं सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि भारतीय संविधान की विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। यानी सर आइवर जेनिंग्स, यानी जब भी आप जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं तो करें, तो उसमें जो है कुछ जो अच्छे कोटेशंस हैं उनको ज़रूर डालें, जैसे कोई जूरिस्ट ने क्या कहा। ठीक है, और जो मीन में बहुत ज़्यादा उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि एग्जामिनर कभी भी आपका पूरा भरा हुआ कॉपी नहीं देखेगा। ठीक है, वो देखेगा क्या कि किस तरह से जो है कितनी सटीकता से और कितना प्रभावी ढंग से आपने जो है आंसर राइटिंग किया है। तो नंबर इसी पे मिलते हैं, और सबको पता है कि प्री जस्ट अ क्वालिफाइंग नेचर, तो मेंस ही का जो है नंबर ऐड होता है। तो इस बात को जो आप विशेष ध्यान दें। तो पहली बात तो हमने क्या कहा कि जो लिखित सबसे विशालकाय संविधान की बात करते हैं, तो लिखित तो वैसे संविधान के दो तरीके होते हैं, यानी दो रूप होते हैं, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। तो जो लिखित संविधान का उदाहरण है सबसे अच्छा जो है अमेरिका है। ठीक है, वहाँ पे लिखित संविधान है, और वहीं दूसरी तरफ जो है ब्रिटेन है जो कि अलिखित संविधान है। तो सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि जो भारतीय संविधान है विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। ठीक है, अगर बात करें तो संविधान की जो मूल प्रतियां थी, ठीक है, मूल भाग में, मूल संविधान में टोटल जो है 22 भाग थे। ठीक है, और उसके बाद जो है 395 अनुच्छेद थे, और जो है 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद जो है 22 भाग थे।
ठीक है, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। फिर आगे चल करके जो है अभी तो बहुत सारे संशोधन हो गए हैं, 495 प्लस जो है अनुच्छेद भी हो गए हैं। ठीक है, भाग उतना ही है, 22 भाग हैं, लेकिन जो है अनुसूचियां संशोधित करके जो है 12 कर दी गई हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन अगर कई बार ऑप्शन में आता है तो जो है 395 अनुच्छेद ही दिए रहते, तो आप उसको मारिए, ऑप्शन को टिक करिए। ठीक है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। जब मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जो है वही जो अनुसूची है, शेड्यूल है, वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिए। 1951 में बहुत सारे अनुच्छेद और अनुसूचियों को संशोधित करके और चीज़ें जोड़ करके जो फिर इसको आगे कर दिए गए। अब भारतीय संविधान की कुछ आखिर में क्यों जो है जो संविधान सभा हुआ तो उसमें जो भी मेंबर्स थे क्या सोच करके जो है इसे बहुत बड़ा विस्तृत रूप दिया, यानी कि इसके विशालकाय होने की जो बात की गई, तो कुछ तो रीज़न रहा होगा। सबसे पहला रीज़न ये है कि विशालकाय होने का कारण ये है कि उसकी जो भारत की भौगोलिक कारण है वो है, भारत का विस्तार है और विविधता है, हमारे वहाँ डाइवर्सिटी है। अब हर एक को जो है ऐसा जो है संविधान बनाएगी कि हर एक के अधिकारों की बात करता है, हर एक के अधिकारों की संरक्षित करने की बात करता है। तो इस तरह से जो है जाहिर सी बात है, जब हम किसी भी व्यक्ति की छोटी से छोटी चीज़ों को ध्यान देने लगते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है लार्ज स्केल पे हो जाता है। तो वैसे ही संविधान में उन हर एक गरीब से गरीब व्यक्तियों की अधिकारों की, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबकी समान रूप से अधिकारों की चीज़ों को देखा गया है। तो एक अगर आए कि क्या कारण रहे हैं विशालतम संविधान को लेकर के, तो पहला कारण है कि भौगोलिक कारण, भारतीय जो इस अवस्थिति उसका विस्तार वगैरह जो है, और दूसरी बात जो है भारत में जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसको भी लेकर के जो है ये सारी चीज़ें। उसका दूसरा नंबर है भारत शासन अधिनियम 1935 का जो प्रभाव है। तो कई बार अधिकतर संविधान में जो अनुच्छेद है वो भारत शासन अधिनियम से ही उठा लिए गए हैं, तो ये भी उसका प्रभाव देखने के लिए मिला है। मूल अधिकारों के अतिरिक्त तो जो है उसमें नीति निर्देशक तत्वों को भी समावेशित किया गया है। उसके बाद भारतीय जो है परिसंघ है एक, यानी कि जो है ये क्या है, अनेक राज्यों से मिल करके बनता है। तो हर राज्यों का भी, जैसे केंद्रीय और प्रांतीय दोनों सरकार का गठन करती है, तो उनके शक्तियों को, फिर उनके कर्तव्यों के एक एक करके जो पूरा विवेचना है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है बड़ा होना या विस्तृत होना लाजमी है। ठीक है, तो ये पहला विशेषता थी। दूसरी विशेषता की बात करते हैं कि प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक और जो है पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की बनाने की स्थापना की बात करता है। देखो, जो ये अगर हम बात करें तो ये जो वर्ड है पंथ निरपेक्ष समाजवादी, ये पहले नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। देखिए, अब देखो ये जो 42nd अमेंडमेंट 1976 है, इसको जो है कहा जाता है कि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इस 1976 में इतनी ज़्यादा संशोधन हुए हैं, इसलिए इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है कि किसी जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान किसे कहते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, यानी कि इसका मेन उद्देश्य ही था कि भारत में जो है ये प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है बनाया गया। और सबको पता है कि प्रस्तावना में भी क्या आ गया कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए जो है लेकर के जो है दृढ़ संकल्प होकर के जो है इसी अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये पॉइंट जो है वहाँ पे लिया गया है, वहीं रखा गया है। तो अब देखो यहाँ पे तो हमने ये चीज़ जिक्र कर दिया, ठीक है, कि कैसे जो है ये क्या है, प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष है। उसकी बात करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्रभुत्व संपन्न क्या है, सॉवरेन क्या है। ठीक है, तो सॉवरेन का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हम अपने ऊपर एक बात कर लेते हैं कि
मेरे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, मतलब मैं फ्री हूँ, जो चाहूँ वो करूँ, ठीक है, मेरी मर्जी, ठीक है। तो मैं स्वतंत्र हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जो है संप्रभु हूँ, मतलब किसी के अधीन नहीं हूँ, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर मान उसी तरह से कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान है, वो बात करती है प्रभुत्व संपन्नता की, यानी कि कोई भी राज्य जिसको कोई बाहर से नियंत्रण नहीं कर रहा है, वो जो है अपने आप को खुद जो है रेगुलेट कर रही है, किसी के अधीन नहीं है। तो ऐसे को, चाहे वो जैसे आंतरिक मामले हों, चाहे कोई बाह्य मामले हों, वो अपने से ही उसको जो है रिज़ॉल्व कर ले रही है, किसी के अधीन नहीं है, तो उसे हम संप्रभु कहेंगे, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि जो है वो सॉवरेन है, ठीक है। तो भारत जो है एक सॉवरेन स्टेट की तुलना की जाती है, एक संप्रभु राज्य की तुलना की जाती है भारत को लेकर के। लेकिन कुछ देखो, जो आलोचक होते हैं, अब कोई भी चीज़ जो है ना, कितना भी अच्छा रहे तो सबकी नज़रों में वो सही नहीं हो सकता है, तो कुछ ख़राब भी कहते हैं, कुछ अच्छे भी कहते हैं। तो उन्हीं में से कुछ आलोचकों का कहना है कि भारत जो है कॉमनवेल्थ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। तो ये जो है वो उसके अधीन आता है, उसके नियंत्रणाधीन है, उसके जो है, तो ये बिल्कुल गलत है। भारत जो है उसका मेंबर है, वो अपनी कंसेंट से, अपनी सहमति से, भारत जब चाहे तब वो जो है वहाँ से जो है अपना हट भी सकता है, उसकी मर्जी, वो रह भी सकता है। तो जब आप जो है स्वतंत्र रहते हैं तो कहीं जा सकते हैं, कहीं उसके बाद कहीं से आ भी सकते हैं, तो वो व्यक्ति सॉवरेन कहलाता है। और अगर उसको किसी के अंडर में है, वो किसी के सॉरी किसी के प्रेशर में है वो, तो जब किसी के प्रेशर में रहेगा, किसी के कंट्रोल में रहेगा, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कोई और कर रहा है, तो वो स्वतंत्र नहीं कहा जाएगा, ठीक है। उसे कहते हैं कि वो किसी न किसी के कंट्रोल पे काम कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ही भारत जो है, चाहे वो कॉमनवेल्थ का मेंबर हो, चाहे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है मेंबर हो, ये अपनी कंसेंट से है, ठीक है। तो किसी का मेंबर होना जो है किसी के अधीन होना नहीं होता है, इस बात को जो है आप मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं लोकतंत्रात्मक की, ठीक है। देखो, लोकतंत्रात्मक की बात अगर करें तो लोकतंत्रात्मक जो शब्द का तात्पर्य ऐसे सरकार से है जिसमें समूचा जो अथॉरिटी है, प्राधिकार है, वो जनता में नहीं है, यानी जो ताकत है वो जनता में है, क्योंकि जनता ही खुद जो है अपने जो भी प्रतिनिधि होते हैं उनको चुन करके जो है वो सरकार में भेजती है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि जनता में ही जो है उसकी जो भी शासन अगर प्रतिनिधि गया है, तो जनता की बातों को ही, तो जनता में क्या दिक्कतें हैं, ठीक है, पब्लिक में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा ना, ठीक है। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि कहा जाता है कि ये समूचा जो प्राधिकार है वो जनता के द्वारा ही दिया गया है और जनता के पास है, ठीक है। और जनता जो भी कुछ होगा वो जनता के लिए ही होगा। तो ये लोकतंत्र की बात करती है। परम कर्तव्य है सरकार का कि समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना जो है सृजन करे और कल्याणकारी राज्य बनाने की स्थापना करे। देखो, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, उसकी एक सबसे बड़ी जो बात है वो वेलफेयर स्टेट्स को जो है आगे करना है, ठीक है, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। पूरी तरह से वेलफेयर स्टेट नहीं है, लेकिन काम चल रहा है उस पे, एक एम है, एक उद्देश्य है जिसको जो है सरकार को जो है उसको प्राप्त करना है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं पंथ निरपेक्षता की, ठीक है। हमने देखा कि किस तरह से जो है पहला पॉइंट था प्रभुत्व संपन्न, दूसरा जो है हमने देखा लोकतंत्रात्मक, फिर पंथ निरपेक्षता की बात कर लेते। इसमें इसे जो है इसको भी जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है ना कि भारत किसी भी एक, या संविधान की बात कर लेते हैं, संविधान किसी एक धर्मों की बात नहीं करता है, ये पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी एक धर्म की बात नहीं करेगा वो, ठीक है। यानी कि वो जो है
सभी धर्मों के, और यही सबसे बड़ी खूबी है कि इंडिया में बहुत से अलग अलग जो धर्मों को मानने वाले लोग हैं, डाइवर्सिटी है। बट इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद तब भी लोग कहते हैं वी आर ऑल इंडियंस। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब नहीं है। अगर वो हिंदू है तो अपने देवी देवता को मान रहा है तो अपने हिसाब से पूजा अर्चना करेगा। मुस्लिम है तो वो अपने मुस्लिम धर्म के हिसाब से कुरान पढ़ेगा, मस्जिद जाएगा। ठीक है, वो अपने हिसाब से करेगा। क्रिश्चियन है तो अपने हिसाब से करेगा। तो सभी धर्मों की स्वतंत्रता है, उसमें ये कोई बाध्यकारी नहीं, किसी विशेष संविधान की खास बात है कि किसी विशेष धर्म को जो वो बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, और सभी धर्मों की वो सुरक्षा देता है, ऐसा नहीं है। तो ये एक पंथ निरपेक्ष की बात करता है। तो जब भी यहाँ पे अगर आप मेंशन करना चाहें तो इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि ये जो है पंथ निरपेक्ष राज्य है। ठीक है, उसके बाद जो है एक और इसमें एक पॉइंट है जो हमने देखा प्रभु संपन्न और इसमें, तो एक है आपके पास समाजवादी। ठीक है, समाजवादी की बात भी करता है। तो समाजवादी में आपको ध्यान देना ये है कि जो समाजवाद शब्द है, ठीक है, वो भी तो देखो ये जितने मैंने बताया है, चाहे वो पंथ निरपेक्ष हो चाहे लोकतंत्रात्मक हो, ठीक है, ये सारे जो है 42वें संविधान संशोधन जो है 1976 में ही जोड़े गए थे। और समाजवाद की जब भी बात करते हैं तो लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं। ठीक है, इसमें जो है इसका मेन उद्देश्य ये है कि गरीबी को दूर करना या गरीबों की उपेक्षा न करना, बीमारी व अवसर की जो है असमानता को समाप्त करना। दिस इज़ द मेन इम्पोर्टेंट फॉर सोशलिज्म। ठीक है, मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बताता है यही जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने जिक्र किया पहला जो कैरेक्टरिस्टिक था वो क्या था, विशालतम संविधान के बारे में। दूसरा हमने देखा कि जो है किस तरीके से जो है इसमें लोकतंत्रात्मक समाजवाद पंथ निरपेक्ष, ठीक है, ये हमारा सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक था। ठीक है, थर्ड नंबर अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर कैरेक्टरिस्टिक है कि सरकार का जो है संसदीय रूप। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। तो देखो सरकार बेसिकली दो तरीके की होती हैं। ठीक है, एक जो है संसदीय सरकार होती है जो है, और दूसरी जो है अध्यक्षात्मक सरकार होती है। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं मोनार्की भी कह सकते हैं, और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं, दोनों में कंपेयर कराते हैं। जो यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो संसदीय सरकार है, वहीं अगर जो अमेरिका की सरकार है ना, यहाँ पे वो है आपका अध्यक्षात्मक सरकार। अमेरिका की जो सरकार है, यूएसए की सरकार अध्यक्षात्मक सरकार है। और जो भारत की जो सरकार है ना, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जो है संसदीय सरकार है। तो वहाँ पे जो अमेरिका में होता है, राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, और उसका जो चुनाव होता है वो सीधे जनता राष्ट्रपति का चुनाव करती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति जो है ना, प्रेसिडेंट है इंडिया में। अगर संसदीय फॉर्म की बात करते हैं भारतीय सरकार की, तो राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं होता है, नाम मात्र का ये जो है ये प्रधान होता है। वास्तविक जो शक्ति है वो जनता में निहित होती है, और निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, और क्योंकि जनता ने ही उनको भेजा है, और उसके बाद जो है जिसमें जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो मिल करके जो है मंत्रिपरिषद बनाते हैं, और उन्हीं मंत्रिपरिषदों में से कोई चुन करके जो है एक मुख्य जो मंत्रिपरिषद में रहता है किसी एक का चुनाव होता है, जिसे हम जो है प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया है कि यहाँ पे बस नाम मात्र का जो है वो प्रधान होता है राष्ट्रपति। ठीक है, मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, ये भी याद रखना। तो ये हमने तीसरी पॉइंट जो इसको कवर किया। चौथी पॉइंट जो है मूल अधिकार की बात करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल अधिकार। देखो फंडामेंटल अधिकार जो है व्यक्ति का जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो अधिकार रहते हैं। ठीक है,
तो ये भी याद रखना। और जन्म से ही नहीं, कहा गया कि जो ओम से लेकर के टॉम तक, यानी कि कहा गया कि जब वो बच्चा अपने प्री नेटल स्टेज में रहता है, यानी कि जब वो अपनी माँ के पेट में रहता है, उसका अधिकार वहीं से रहता है, ठीक है। और उसके बाद उसके कब्र तक, उसकी मृत्यु तक जो है वो अधिकार रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति मर गया है और कोई उस मरे हुए डेड बॉडी की जो है उपेक्षा करता है, नेग्लिजेंस करता है, या उस पर थूक देता है, या जो है उसकी चोरी कर लेता है, या पैर से मारता है, तो ये भी कहीं ना कहीं उसकी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है मैंने बताया कि किस तरह से है। तो भारतीय संविधान में कहा गया है कि जो है जो मौलिक अधिकार होते हैं, या जिसे मूल अधिकार कहते हैं, वो संविधान की एक तरह की आत्मा ही है, ठीक है। तो ये भारतीय संविधान के जो टोटल हमने बताया कि 22 भाग हैं, तो भाग 3 में ये मेंशन है, यानी कि भारतीय संविधान की भाग 3 में, यानी पार्ट 3 में जो है फंडामेंटल राइट, जिसे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के नाम से जानते हैं, उसको रखा गया है। और ये जो है इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो है मौलिक अधिकार की बात करता है, ठीक है। और फिर डीपीएसपी स्टार्ट हो जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51, ठीक है। तो वो अभी हम देखेंगे। तो व्यक्ति की, देखो, मूल अधिकार की बात करते हैं तो मूल अधिकारों से व्यक्ति की बहुमुखी प्रतिभा का विकास होता है, और उसके बाद जो है उनके अधिकारों को संरक्षण करना जो है संविधान में दिया हुआ है, ये याद रखना, समाविष्ट किया गया है। और इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई? भारतीय जब ये बन रहा था संविधान, तो इसकी प्रेरणा जो है कहाँ से ली गई? तो अमेरिका से लिया गया। तो ये अभी हम बताएंगे लास्ट में कि कहाँ से ये संविधान लिया गया है। लेकिन अगर जैसे हम एक एग्जांपल बताते हैं आपको कि जो मूल अधिकार है वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है। ये नहीं कि हमको जो है जो राइट्स मिले हैं वो पूरी आत्यांतिक हैं, ठीक है। उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना, उस पर लगाए जा सकते हैं। और ये बात जो है ये जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये भी याद रखना कि मूल अधिकारों पर जो है निर्बंधन जो लगाया जाता है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो जो है जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। तो पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इतना भी स्वतंत्र नहीं किसी के अधिकारों की उपेक्षा करें, किसी के दूसरे के अधिकारों की अवहेलना करें, ठीक है। जैसे एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है आर्टिकल 19, ठीक है, 1, आर्टिकल 19(1). अब देखो उसमें ये जो है आपको बोलने की आज़ादी, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि किसी को जो है गाली दे देंगे, किसी को जो है कुछ और कह देंगे, शब्द भाषा का प्रयोग कर देंगे, तो ये उसमें मेंशन है। और इसका रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 बताता है कि भाई आप अपना हाथ अगर ऐसे कर रहे हैं तो हम ये कह दें कि हमारा घर है, हम ऐसे ऐसे कैसे भी करें, तो आपका घर ठीक है, लेकिन जो है आपकी हाथ वहीं तक रहे जहाँ तक किसी की नाक ना आए। अब मान लो तुम ऐसे हाथ ऐसे से उठा उठा के इधर उधर कर रहे हो, किसी की नाक पे लग गया, तब तो तुम कहीं ना कहीं जो उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दिए, ठीक है। अब कह रहे हो कि जो है हम अपने रूम में हम गाना चलाएंगे, मस्त फुल साउंड में चलाएंगे, ठीक है, हमारा साउंड है, हमारा गाना है, ठीक है, हमारा रूम है, लेकिन तुम अपने ही तक सीमित रखो उसको। तुम्हारे इस गाने की वजह से अगर कोई बगल में लड़का पढ़ रहा है, किसी दूसरे के कमरे में जो है वो साउंड जा रहा है, जिसकी वजह से जो है उसको दिक्कत महसूस हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो वही जो है कह रहा है कि जो फ्रीडम है वो पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स में जो है एब्सोल्यूट नहीं है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट इन ऑल टाइम, ठीक है। इसको रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, और रिस्ट्रिक्शन वाला जो प्रावधान है वो जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये बता रहा है, पूरी भारतीय संविधान की बात करते हैं तो टोटल 6 प्रकार के जो है मौलिक अधिकारों की बात करता है, और वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं उसको हम जो है देख लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं 6 प्रकार के मौलिक अधिकार? सबसे पहला जो है इक्वलिटी की बात करता है। सबको पता है जो है इक्वलिटी की बात जो है आर्टिकल 14 से लेकर के जो है 18 तक है,
ठीक है, सभी जो है क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इक्वलिटी की बात जो है, ये जिसे बोलते हैं समानता का अधिकार, राइट टू इक्वल, ठीक है, वो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक दिया हुआ है। दूसरा नंबर जो आता है वो है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। ठीक है, ये पूरा आपको याद होना चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, ये है आर्टिकल 23 से लेकर के 24, यानी 23 और 24 जो है अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29 से लेकर 29 और 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये एक तरह का, यानी कि जो संविधान में उपचार भी दिया गया, जिसके थ्रू जो है जुडिशियल रिव्यू हम देख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के तरह करवा रहे थे, वो खुद भी फंडामेंटल राइट है। यानी कि आप अगर कोई उसका भी वायलेशन करता है तो आप उसको भी लेकर के जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। तो पहला हमने देखा था जो है विशालतम संविधान, फिर दूसरा नंबर लोकतंत्रात्मक पंथनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य स्थापना के स्थापना की बात करता है। संसदीय जो सरकार की जो था वो देखे थे। और 4th नंबर पे था फंडामेंटल राइट। 5th नंबर पे हम बात करते हैं DPSP, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। देखो, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जस्ट जो है जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात दिया गया है, यानी कि वो भाग 3 में था तो ये भाग 4 में है। वो आर्टिकल जो है 12 से लेकर के 35 तक था। ठीक है, तो अभी जो है वो ये उसके आगे है। ठीक है, 36 लेके 51 तक। तो ये यहाँ पे बताया गया है। एक तरह का जो है राज्य इसका पूरा राज्य का कर्तव्य है कि इसे पूरा करना। ठीक है, एक तरह का लक्ष्य है ये DPSP। और ये देखो, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये याद रखना। ठीक है, और ग्लेनविन आस्टीन कहते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो राज्य की आत्मा है। देखो, ये जो पॉइंट है ना, उसको जो है आपको बिल्कुल जो है ध्यान में रखना है, उसको एक तरीके से जो है इसको लर्न करना है। ठीक है, कि किसने क्या कहा, क्योंकि जब कोटेशन उसमें मेंशन होंगे तो बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट हो उसमें मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है संविधान के 26वें संशोधन, 26वें और 42वें संविधान संशोधन में जो है इसमें बहुत सारे नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया और उसमें जो है उसकी जो चीज़ें हैं वो बढ़ा दी गई, उसके महत्व को और अधिक जो है बल दिया गया। फिर यहाँ पे मिनर्वा मिल्स का मामला आता है 1980 में। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है, भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों को के संतुलन पर रखी गई है। ठीक है, ये बात क्या है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, नम्यता और अनम्यता का संबंध। तो ये कह रहे कि संविधान, देखो, फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी, न तो भारतीय संविधान बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, लचीला है, और न ही बहुत ज़्यादा कठोर है, यानी कि रिजिड है। तो ये कुछ बिंदुओं पर, ठीक है, कठोर है तो कुछ बिंदुओं पर जो है रिजिड है। जैसे संविधान संशोधन को लेकर के अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि अगर वो विशेष प्रक्रिया के थ्रू हो रही है, जैसे उसमें एक होता है ना कि जो है विशेष प्रक्रिया के द्वारा, दूसरा होता है राज्यों की जो है अनुमति के द्वारा जो है, ठीक है, प्रक्रिया के साथ साथ, तो अगर उसको लेकर के हो रहा है तो उन बिंदुओं पर जो है वो क्या है, वो कठोर है। ठीक है, मतलब विशेष प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है तो, ठीक है, ये बताया जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे अमेरिका का संविधान को ले लो। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि वहाँ पे सामान्य प्रक्रिया जो है वो करके जो संशोधन किया जाता है, लेकिन वहीं अगर नम्य और लचीला संविधान उसे कहते हैं जिसमें जो है किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक है, सॉरी, इसमें अमेरिका में तो विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसमें मेंशन करना कि जहाँ पे विशेष प्रक्रिया की संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है वो होते हैं क्या, नम्य। ठीक है, और जहाँ पे विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है वो होते हैं अनम्य, यानी कि कठोर होते हैं। ठीक है,
तो भी जो नवीं संविधान के संशोधन की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वो है आपका ब्रिटेन, ठीक है। और अगर अनम्य की बात करें, कठोर की, तो वो है अमेरिका, अमेरिका का संविधान। और बाकी भारतीय संविधान में जो है आर्टिकल 368 में जो है ये इसके प्रावधान दिए गए संशोधन की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो है केंद्रोन्मुख संविधान की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि संघात्मक संविधान है, ठीक है। यहाँ पे राज्यों का अलग जो शक्तियाँ हैं, केंद्र का अलग शक्ति वगैरह दिया है, लेकिन कुछ मुद्दों पे ऐसी होती कि पूरी की पूरी राज्य जो है शक्ति केंद्र के पास चली जाती है। जैसे राज्य में कोई ऐसी आपात की स्थिति आ गई है, ठीक है, तो आपातकालीन परिस्थितियों में संविधान पूर्णतः एक केंद्रीय सरकार का रूप धारण कर लेती है। वहाँ पे जो है एकात्मकता हो जाती है, मतलब पूरी जो है शक्ति केंद्र के पास चली जाती है। वयस्क मताधिकार की बात करते हैं, ठीक है। अगली जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, तो कह रहे हैं कि जो भारत के जितने भी वयस्क हैं, जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं, उनको जो मताधिकार की निर्वाचन में जो है करने का अधिकार होगा, ठीक है, निर्वाचन करने का अधिकार होगा। ये भी एक प्रॉपर्टीज़ है। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें तो देखो यहाँ पे हम सबको पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जिसमें से न्यायपालिका की एक बहुत ही अहम भूमिका होती है कि लोगों के अधिकारों को संरक्षण करने में बहुत ज़्यादा योगदान जो है न्यायपालिका का है। तो इसको लेकर के न्यायपालिका का स्वतंत्र होना तो लाजमी है। तो इसलिए जो है ये काफ़ी जो है अच्छी विशेषता है। और संयुक्त राज्य में जो है कह रहा है कि संघात्मक संविधान में प्रायः दोहरी न्याय पद्धति होती है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक संविधान के सिद्धांतों को कठोरता से लागू किया जाता है। एक जैसे कि मान लो एक संघ की, दूसरी राज्य की, ऐसे होता है। तो न्यायपालिका जो है ना स्वतंत्र है, और अगर मान लो किसी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय है तो वो पलट भी सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, उसका रिव्यू करेगी, उसके बाद जो है ये कर देगी। उसके बाद देखो नागरिकों के मूल कर्तव्य की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर लेते हैं। तो 42वें संविधान में संशोधन करके 1976 में जो है एक पार्ट 4A जोड़ा गया, ठीक है, भाग 4A, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व के जस्ट बाद जो है इसका प्रावधान है, तो भाग 4A जोड़ा गया। और इसमें जो है टोटल ये क्वेश्चन प्री में पूछा हुआ है कि कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो टोटल 11 हैं। पहले 10 था, तो फिर बाद में जो है 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ करके जो है 6 से 12 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा से संबंधित प्रावधान है, उसको जोड़ करके जो है इसमें ये टोटल अभी फ़िलहाल में 11 हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि किसकी सिफारिश से, ठीक है, कोई एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जो है ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, जुडिशियल रिव्यू है, उसका जो प्रावधान है वो मतलब 13 में निहित है, आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 32 जो है के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है, और 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय जो है क्या कर सकती है, यानी कि हाई कोर्ट जो है उसका वो कर सकती है, पुनर्विलोकन कर सकती है, ठीक है। अब देखो इतना सारा हमने देखा, उसके पास कुछ स्वतंत्र, एक और बच गया स्वतंत्र निकाय, इंडिपेंडेंट जो भी सिस्टम है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो कह रहे कि इतना मतलब बहुत सारे तो ऑर्गेनाइज फॉर्म में कार्यपालिका, न्यायपालिका और जुडिशरी के साथ ही साथ जो है इसमें अन्य कुछ जो है स्वतंत्र निकाय की भी व्यवस्था की, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, महानियंत्रक लेखा परीक्षा, ठीक है, उसके परीक्षक, उसके बाद जो है अखिल भारतीय सेवा, ये सब जो है और भी हैं। ये सब क्या है, एक स्वतंत्र निकाय की तरह जो है ये काम करते हैं। लेकिन देखो इतनी विशेषता होने के बावजूद भी जो है आलोचना करने वाले आलोचना कर ही देते हैं। तो जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो इसकी विशेषताओं के साथ साथ जो है हमको इसकी आलोचनाओं का भी उल्लेख करना होता है। तो आलोचनाओं में जो है सबसे पहला है कि एक आलोचना ये कहा जाता है कि ये उधार का संविधान है, दूसरे देश की संविधानों को कॉपी किया गया, उधार किया गया है। दूसरा ये कि ये भारत शासन अधिनियम
1935 का कार्बन कॉपी है, 2D कॉपी है, क्योंकि अधिकतर संविधान वहीं से लिए गए हैं। महाकाय आकार का है, तीसरी आलोचना है। चौथी, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है आलोचनाओं में। तो इतना अगर आप जब भी क्वेश्चन आता है तो इन सभी पॉइंट्स को मेंशन करते हुए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको टू दी पॉइंट अगर लिखेंगे तो नंबर ज़रूर मिलेगा। आई होप जो है ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। चैनल में नई व्यूज़ हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।